हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करते हुए आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक अधातु या नॉन मेटल का पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, यह वीडियो अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 के लिए एवं उन सभी वन डे एग्जाम्स के लिए जिनमें रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का हमारा MCQ सेशन शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो इस प्रकार हैं। दोस्तों, धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो अधातु इनका उल्टा करेंगे। अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋण आयन बनाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया, यह अभिक्रिया लिखा हुआ है, अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकारक का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोजले ने दी थी उसमें 22 तत्व क्या हैं, 22 हमारे अधातु तत्व हैं जिनमें 11 गैसें हैं, एक द्रव है और 10 ठोस है। ठीक है, एकमात्र जो हमारा द्रव है वो है ब्रोमीन। क्या है दोस्तों? ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये सामान्यतः चमकदार, आघातवर्णीय और तन्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये तन्य नहीं होते हैं, ये सारे गुण इनमें नहीं होते हैं, जबकि धातुओं में ये सारे गुण होते थे। ठीक है, बल्कि ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। ठीक है, भंगुर होते हैं, इन्हें अगर हम हथौड़े से चोट पहुंचाते हैं तो ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो विद्युत और उष्मा के ये कुचालक होते हैं और इनमें एक अपवाद है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस जो होती हैं वो शून्य वर्ग के 6 तत्व होते हैं, निष्क्रिय गैस में रखे जाते हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से होते हैं? प्रोटियम होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं और ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के होते हैं। हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आवारा तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम हाइड्रोजन को फर्स्ट वर्ग में भी रख सकते हैं। ठीक है, पहले वर्ग में क्षारीय धातुओं के साथ रख सकते हैं। इसको 17th वर्ग में भी रखा जा सकता है। ठीक है, 17th वर्ग में हैलोजन के साथ भी इसको रखा जा सकता है और इसको 14th वर्ग में भी हम रख सकते हैं। 14th वर्ग में हम इसको कार्बन के ये कार्बन के गुण भी दिखाता है। भारी जल की अगर हम बात करते हैं तो भारी जल जो होता है D2O होता है, जो ड्यूटीरियम से बनता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटीरियम जो होता है उससे बनता है। नॉर्मली जल जो होता है वो H2O होता है, लेकिन अगर हम भारी जल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, D2O होता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने का काम करता है। मृदु जल की अगर हम बात करते हैं, जल दो दो तरह का जल होता है, एक मृदु जल होता है और एक कठोर जल होता है। तो दोस्तों, मृदु जल जो साबुन के साथ ज़्यादा और आसानी से झाग दे देता है वो क्या होता है, मृदु जल होता है। ठीक है, इसके विपरीत कठोर जल क्या होता है, जो साबुन के घोल में बहुत मुश्किल से झाग देता है वो कठोर जल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जो कठोरता होती है वो दो तरह की हो सकती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। स्थायी अस्थायी कठोरता की अगर हम बात करते हैं तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, बाइकार्बोनेटों के कारण होती है। इसी कठोरता को हम पानी को गर्म करके या उबाल कर दूर कर सकते हैं। ठीक है, स्थायी कठोरता की अगर हम बात करते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि के कारण होती है। ठीक है, इसे आसानी से हम दूर नहीं कर सकते, इसके लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना MCQ सेशन। दोस्तों, पहला MCQ हमारा है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों, रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा किसको दी गई है? मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन को दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन ही जो तत्व है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो दोस्तों, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को ही कहा जाता है भविष्य का ईंधन।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक धात्विक गुण है क्या है। तो दोस्तों, अम्लों का आवश्यक धात्विक गुण क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जो भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन अवश्य ही पाया जाता है। देखिए, जैसे जैसे HCl की हम बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी H है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी क्या है हमारा? हाइड्रोजन है। हम बात कर लेते हैं CH3COOH, इसमें भी क्या है? H है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं, HNO3, तो इसमें भी हमारा हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होते हैं कौन सा होता है। तो दोस्तों, ये भी हाइड्रोजन होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का होता है 1H1। यहाँ जो लिखा होता है वो परमाणु भार होता है और यहाँ होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक समान होता है। ये केवल एकमात्र ऐसा तत्व है पूरी आवर्त सारणी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम है, प्रोटियम, ठीक है, इसे 1H1 बोलते हैं। ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम को 1H2 बोलते हैं। और तीसरा ट्राइटियम, ट्राइटियम को 1H3 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तीनों हैं, समस्थानिक नहीं है कौन सा? ओजोन। ठीक है दोस्तों, ओजोन क्या होता है? O3 होता है, ये ऑक्सीजन का एक रूप होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप बुझाई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों, बिल्कुल गर्म जो तप्त लोहा होता है उस पर भाप गुजारने से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन होता है H और वायु होता है O। ठीक है दोस्तों, जब इसे वायु के साथ जलाया जाता है तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है जल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वनस्पति घी के निर्माण में किस कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो दोस्तों, भार के अनुपात में पूछा गया है। अगर ये अणु के अनुपात में पूछता तो H2O। ठीक है दोस्तों, 2 अणु यहाँ हाइड्रोजन के होते हैं, 1 अणु किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो अगर अणु के अनुपात में पूछता तो ये होता 2:1, लेकिन यहाँ भार के अनुपात में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो भार के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है कितना होता है? 1H1 करके, तो 1 होता है। और ऐसे हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, तो 2 भार तो हो जाएंगे किसके? हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 816, तो 16 इसका परमाणु भार होता है, तो 2:16 होता है। ठीक है दोस्तों, और इसे काट देने पर कितना आ जाएगा? 1:8, तो ये आएगा इसका भार के अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शुद्ध जल होता है। तो दोस्तों, शुद्ध जल की अगर हम बात करते हैं तो शुद्ध जल कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तो दोस्तों, शुद्ध जल हमारा उदासीन होता है। ठीक है, ये pH वैल्यू से होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं 0 से लेके 7 तक, तो यहाँ हमारे अम्लीय होते हैं, अम्ल होते हैं इसके बीच में। और 7 से लेके 14 तक ये इसके बीच में कौन से होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन 7 क्या होता है? उदासीन होता है। और जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, इसलिए जल हमारा शुद्ध जल उदासीन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? देख लेते हैं। देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है दोस्तों, यही आंसर हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हम बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व दोस्तों, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए बर्फ जो होगा, बर्फ का घनत्व अधिक होगा। दोस्तों, पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, लेकिन ये अपवाद है कि इसका सबसे ज़्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का सबसे ज़्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, जैसे जल को गर्म जैसे जैसे जल को ठंडा किया जाता है, इसका तापमान घटाया जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आते आते उसका जो घनत्व होता है वो बढ़ता जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद घटता जाता है।
ठीक है दोस्तों, 4 के बाद क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसलिए यहाँ उल्टा है, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ेगा और फिर घटेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 0 से चले, हम 0 से चलेंगे, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ेगा और उसके बाद घटता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, समुद्री जल से शुद्ध जल को आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवणयुक्त होता है क्योंकि। तो दोस्तों, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवणयुक्त इसलिए होता है क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर ले आती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं जल की अस्थायी कठोरता। दोस्तों, अस्थायी कठोरता की बात करी जा रही है, तो वो किसके कारण होती है। देखिए दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, इसमें अस्थायी कर्व। ठीक है दोस्तों, अस्थायी ये होती है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो दोस्तों, इसमें आएगा हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेटों के कारण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेटों के कारण होगी। ठीक है, और अगर बाइकार्बोनेट की बात थी तो ये थे हमारे अस्थायी, ये थी अस्थायी कठोरता और ये है हमारी स्थायी कठोरता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, केतली के पानी में उबलने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ एक परत जम जाती है, वह परत क्या होती है। तो दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि अस्थायी कठोरता जो होती है वो पानी को उबालकर दूर की जा सकती है, तो इसलिए जब केतली में पानी को उबालते हैं तो उसके आंतरिक परत पर जो सफ़ेद परत होती है उस वो होती है हमारी मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट होगी। ठीक है दोस्तों, यही कार्बोनेट होते हैं जो अस्थायी कठोरता में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारी जल का अणुभार है। तो दोस्तों, भारी जल के अणुभार की बात करी जा रही है, तो भारी जल की अगर हम बात करते हैं तो D2O होता है, और क्योंकि D होता है ड्यूटीरियम, और ड्यूटीरियम के जो अगर हम बात करते हैं अणुभार की तो वो 1H2 बनता है ड्यूटीरियम। तो एक अणु का, ड्यूटीरियम के एक अणु का भार कितना होता है, 2, और ड्यूटीरियम के हमारे पास हैं कितने अणु, 2 हैं, तो 2 + 2 4 तो ये हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है भार, 16 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा अणुभार इसका, 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, बालों की ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है। तो दोस्तों, तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कार्बन है एक। तो दोस्तों, कार्बन क्या है, एक अधातु है हमारा, कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो दोस्तों, जितने भी जैव यौगिक होते हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व होता है कार्बन। ठीक है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक होते हैं वो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप हैं। तो दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट भी किसके अप्रूप होते हैं, कार्बन के ही अप्रूप होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से सबसे सख्त कौन है। तो दोस्तों, सबसे सख्त कौन सा होता है, हीरा होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे सख्त होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। तो दोस्तों, विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक केवल एक धातु होता है, जो होता है ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा अच्छा स्नेहक होता है। तो दोस्तों, स्नेहक या ल्यूब्रिकेंट इसको बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट कौन सा होता है अच्छा, ये होता है ग्रेफाइट का चूर्ण। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट का चूर्ण होता है, ये काला काला होता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने यूज़ भी किया है क्योंकि मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, तो रेलवे के जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में ये ग्रेफाइट का चूर्ण लगाया जाता है। ठीक है, इसको रेलवे में सुरमा बोलते हैं, सुरमा। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट का ही चूर्ण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो दोस्तों, भूरा कोयला इनमें से लिग्नाइट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं उच्च कोटि का कोयला कौन सा है। तो दोस्तों उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो दोस्तों वाहनों से जो प्रदूषित गैस निकलती है वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस हमारी है कौन सी? इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड ही नीली ज्वाला के साथ जलती है। H2O2 ही है वो। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में कितनी होती है? 0.03% होती है। दोस्तों वायुमंडल में अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल में 78% लगभग 78% होती है नाइट्रोजन। ठीक है। इसके बाद 21% हमारी होती है, 21% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। 21% क्या होती है हमारी? ऑक्सीजन होती है। और जो बची हुई 1% है उसमें उसमें बची हुई 1% में 0.93% हमारी आर्गन होती है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर 0.03%। और इसके बाद जो गैसें होती हैं वो होती हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे क्या होता है दोस्तों? तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। हालांकि दिन के समय में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय में इसकी उल्टी क्रिया होती है। रात के समय में वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों आग बुझाने के लिए क्या चीज़ प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर सफ़ेद दूधिया हो जाता है। तो दोस्तों ये होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। दोस्तों बियर ही नहीं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक भी होते हैं जो, उनमें भी उन्हें भंडारित करने से पहले उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्न में से कौन सी गैस उपस्थित होती है। तो दोस्तों वही होता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं मृदु पेय, उनमें भी कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो दोस्तों शुष्क बर्फ जो होता है वो किसका ठोस रूप होता है हमारा? ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये ऑप्शन में ही थोड़ा, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, या तो CO2 होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि दोनों एक ही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा गैस समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है। तो दोस्तों हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जलवाष्प भी होती है, जलवाष्प हरित गृह प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक होता है, और इसके अलावा जर्मेनियम जर्मेनियम भी होता है जिसका प्रयोग हम ट्रांजिस्टर बनाने में कर सकते हैं, ये भी अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है। तो दोस्तों सिलिकॉन एक अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों कृत्रिम हीरा के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन गैस है। तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस कैसी होती है हमारी? नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन स्थायी गैस नहीं होती। नेक्स्ट है, वायु का मुख्य संगठक क्या है। तो दोस्तों क्योंकि वायु में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, तो मुख्य संगठन हमारा नाइट्रोजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों हालांकि विद्युत बल्बों में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली गैस होती है आर्गन। कौन सी होती है? आर्गन। लेकिन
इनमें आर्गन ऑप्शन में है नहीं, तो विद्युत बल्बों में हम नाइट्रोजन गैस का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आर्गन और नाइट्रोजन दोनों ऑप्शन में होता तो आर्गन को टिक करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और दोस्तों इसमें जो आर्गन गैस या जो भी गैस भरी जाती है बल्बों में, वो उसके जो तंतु होता है, टंगस्टन का जो तंतु बना होता है, उसके वाष्पीकरण को रोकने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, टंगस्टन का जो तंतु होता है उसके वाष्पीकरण को रोकने का काम करती है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाइट्रोजन के खोजकर्ता। दोस्तों नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? ये थे रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, डैनियल रदरफोर्ड ही नाइट्रोजन के खोजकर्ता भी थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों आकाश में बिजली चमकने पर NO गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकाश प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनाने में निम्न में से कौन सी एक गैस उत्पन्न होता है? तो दोस्तों यही है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हास्य गैस का है। दोस्तों हास्य गैस की अगर हम बात करते हैं तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड N2S होती है। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का N2S होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अम्ल वर्षा या एसिड रेन जो होती है किसके कारण होती है? तो दोस्तों अम्ल वर्षा जो होती है वो SO2 और N2O के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अमोनिया में उपस्थित होता है। तो दोस्तों अमोनिया में उपस्थित क्या होता है? हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन के 3 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों हैबर विधि इंपॉर्टेंट है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। रिपीटेडली कई बार पूछी गई है ये प्रीवियस पेपर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हैबर विधि में उत्प्रेरक का काम करता है लोहा, लोहा या Fe या आयरन। ठीक है दोस्तों, आयरन काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, घरेलू प्रशीतक जो होते हैं रेफ्रिजरेटर, उसमें आमतौर पर कौन सा प्रशीतक लगा होता है? तो दोस्तों इसमें हमारा प्रशीतक जो लगा होता है वो अमोनिया प्रशीतक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आंसू गैस है। तो दोस्तों अश्रु गैस या आंसू गैस की अगर हम बात करते हैं तो आंसू गैस में होती है हमारी, जो रियल आंसू गैस होती है वो CCl3NO2 होती है। ठीक है दोस्तों, CCl3NO2। लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसू किससे आएंगे? देखिए अमोनिया एक ऐसी गैस है जिसमें झल आती है। ठीक है, और उससे थोड़ा सा आंसू भी आ जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये जैसे जो टॉयलेट वगैरह होते हैं, पब्लिक टॉयलेट, उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो अमोनिया गैस यहाँ आंसू गैस होगी। लेकिन अगर हम रियल आंसू गैस की बात करते हैं तो वो कौन सी होती है? CCl3NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्वारेजिया। देखिए दोस्तों एक्वारेजिया की बात करते हैं, एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों 1:3 के अनुपात में किस किसका मिश्रण होता है? ये होता है सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। ठीक है दोस्तों, सांद्र नाइट्रिक एसिड होता है ये, नाइट्रिक एसिड का एक अणु होता है, नाइट्रोजन सॉरी अणु नहीं, नाइट्रोजन एसिड का एक भाग, और 3 भाग किसके होते हैं? HCl के। ठीक है दोस्तों, 3 भाग किसके होते हैं? HCl के होते हैं। ये बन जाता है हमारा एक्वारेजिया। ठीक है दोस्तों, अम्लराज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अम्लराज, एक्वारेजिया। और दोस्तों यही अम्लराज है जिसमें सोने को घोला जा सकता है, सोना या जो होता है AU, इसको हम इसमें अम्लराज में घोल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आज का मेथड आपको कैसा लगा सुझाव ज़रूर दें, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।